हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एलटी ग्रेड की जो साइंस की अपनी वैकेंसी है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस सिलेबस में पॉलीमर्स दिया हुआ है। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि पॉलीमर्स आप लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, सब यूज करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर पॉलीमर्स ना होते तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती। ठीक है, तो कॉलर बहुत ही इसका एप्लीकेशन जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। डेली लाइफ में हम इसे यूज करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो पॉलीमर्स का पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। मतलब इस सिंगल वीडियो में आप लोग पूरा कंप्लीट पॉलीमर पढ़ने वाले हैं जो आपका इंटीग्रेटेड साइंस के पेपर में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोग ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। और आप लोग देखेंगे कि जब ये आप लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं या आप जो प्रैक्टिस सीट फॉलो कर रहे हैं या कोई ऐसी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस सीट में जितने भी क्वेश्चंस पॉलीमर के आ रहे होंगे आप सारे के सारे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पॉलीमर्स का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग पॉलीमर्स, पहले उससे पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस पे देखो नजर डाल देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। और इस पूरी वीडियो में जो जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है वो बस एक्स्ट्रा जो आपको इंपोर्टेंट है पॉलीमर्स के लिए, जो बेसिक साइंस केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए A to Z हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिलेबस हम लोग देख लेते हैं एक बारी। सिलेबस आप देखेंगे तो ये है पॉलीमर केमिस्ट्री का सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे अपने पास दो तरह के इसमें पॉलीमर्स की बेसिकली बात की गई। एक तो ऐसे पॉलीमर्स जो क्या है नेचुरल पॉलीमर्स है, दूसरे पॉलीमर्स ऐसे जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है। अब देखिए इसमें कैटेगराइज किया हुआ है कि नेचुरल पॉलीमर हमें पता होना चाहिए, दूसरे क्या पता होना चाहिए, सिंथेटिक पॉलीमर्स पता होना चाहिए। और जब बात करें नेचुरल पॉलीमर्स की तो उसमें तीन चार इन्होंने टाइप दे रखे हैं कि ये हमें आने ही चाहिए। जैसे स्टार्च बोला इन्होंने, स्टार्च आपको पता होना चाहिए, सेल्यूलोज पता होना चाहिए, रबर पता होना चाहिए और सिल्क। ठीक है, सिल्क ये भी नेचुरल पॉलीमर है। और सिंथेटिक में उन्होंने दिए हुए हैं अपने नाइलॉन। नाइलॉन में दो नाइलॉन होता है आपके पास, एक तो होता है नाइलॉन 6 और एक होता है खाली नाइलॉन 6, ओनली 6। तो जो इन्होंने नाइलॉन लिखा हुआ था मैं दोनों पढ़ने पड़ेंगे, नाइलॉन 6 भी पढ़ना पड़ेगा और नाइलॉन 6 भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों सिंथेटिक पॉलीमर ही है। दूसरा टेरिलीन, पॉलीथाइलिन, पीवीसी इसको बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उसके बाद है अपना टेफलॉन। ठीक है, अब आप देखिए सिलेबस हमने देख लिया है। अब बात करें हम लोग पॉलीमर्स की तो अपने पास दो पॉलीमर्स इन्होंने दिए हैं कि हमें नेचुरल पॉलीमर पता होने चाहिए और सिंथेटिक पॉलीमर्स पता होने चाहिए। नेचुरल में दिया हुआ स्टार्च, सेलुलोज, रबर एंड सिल्क। और सिंथेटिक में आपके पास नाइलॉन। नाइलॉन में दो नाइलॉन आते हैं आपके, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। उसके बाद है टेरिलीन, पॉलीथाइलिन, पीवीसी। पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड टेफ्लॉन। ये आपने अपनी 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, वहां ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। और आपने जब 12th क्लास में जब आप होंगे तो आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि पॉलीमर्स क्या है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस हमने देख लिया है। तो बात करूं पॉलीमर्स की तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा पॉलीमर्स एक्चुअल में है क्या। पॉलीमर्स हम लोग देखते हैं कि आज मैं बात करूं, आप लोग जब बाजार से सामान खरीदने जाते हैं और पॉली बैग देता है कि सर ये आप सब भी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो ये प्लास्टिक की पॉली बैग है, वो एक टाइप का पॉलीमर है। ठीक है, आप कुछ प्लास्टिक का बोर्ड यूज कर रहे हैं घर में, बकेट यूज कर रहे हैं, टीवी का जो पैनल है वो है, एक्स वाई जेड जो रबर है, प्लास्टिक है, वो सारे के सारे पॉलीमर से बने हैं। मतलब हमारी लाइफ विदाउट पॉलीमर आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कि अपनी लाइफ कितनी घटिया हो सकती है। आप देखें ट्रेन में आप लोग जो सीट पे बैठ रहे हैं, वो जो ट्यूशन लगा हुआ उस पर लेयर है गुदगुदी वाली, वो भी एक टाइप का पॉलीमर है, लेकिन वो सिंथेटिक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है। आगे बात करेंगे नेचुरल और सिंथेटिक की, तो अभी के लिए वो सिंथेटिक पॉलीमर है। आप अपने घर में बोर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड है, आप जो भी प्लास्टिक की चीजें देख रहे हैं, रबर की चीजें देख रहे हैं, वो सारी की सारी पॉलीमर से ही बनी है और वो पॉलीमर है। तो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। हम लोग इतनी इजी तरीके से जो चीज और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उसमें पॉलीमर का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो बात करते हैं पॉलीमर की डेफिनेशन की और सिलेबस की। सिलेबस हमने देख लिया है, बात करते हैं कि भैया एक्चुअल में क्या है पॉलीमर। तो देखिए जैसे पॉलीमर है, ये वर्ड आपका आया है ग्रीक से, मतलब ग्रीक जो है वहां से वर्ड आया है क्या, पॉलीमर। तो बात करो इसकी मीनिंग की, तो इसमें दो वर्ड है देखिए आप, एक है पॉली, एक है आपका मर। एक है पॉली, एक है मर। पॉली का जो मीनिंग है वो आपका मैनी। क्या, पॉली मतलब मैनी, मतलब एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा। मैनी इसका मतलब है पॉली। और मन का मीन्स है यूनिट। पॉली मीन्स मैनी, मर का मतलब यूनिट्स।
मतलब पॉलीमर का मतलब ऐसी यूनिट्स जो बहुत सारी हो, मतलब मैं बात करूं कि ये यूनिट है, इसका बहुत सारे अगर मैं रिपीटेड बना दूं इसका, तो उसको हम पॉलीमर बोल सकते हैं। अब ये यूनिट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या पॉलीमर में क्या है, पूरा का पूरा ए टू जेड इसका हम समझेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल भी समझो। कोई भी एक यूनिट, आइडेंटिकल यूनिट, और तुम रिपीट करके हम कनेक्ट कर रहे हैं मतलब एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में, चेन में या फिर उसमें, तो वो क्या बनेगा आपका पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर की मीनिंग हमें समझ में आ गया कि पॉलीमर एक्चुअल में है क्या। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए, डेफिनेशन लिखिए, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज very large molecules having high molecular formula, sorry, heavy high molecular mass। एग्जाम्पल के लिए 10 की 3 इंटू 10 की 5 यू, these are also referred as macromolecules, these are also referred as macromolecules। अब समझते हैं इसका नहीं। देखिए, द टर्म पॉलीमर मतलब जो पॉलीमर की टर्म है, इसको डिफाइन कर सकते हो क्या, ये वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स है, मतलब जिनका मास बहुत ज्यादा है, और उनका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर जो मास है जिनका बहुत ज्यादा है, वो आपका वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है, पॉलीमर है। उनमें एक रेंज भी दे रखी है, जिनका मास किस रेंज में होना चाहिए, 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 5, ये यूनिट है आपकी यू। इस रेंज में अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और इनका एक और नाम है मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, पॉलीमर्स को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, हमने दो चीज समझ ली, पॉलीमर का मीनिंग, जो आपको वर्ड है पॉलीमर, उसका मीनिंग समझ लिया हमने। उसके बाद हमने समझा इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है वैसे, तो आप ये डेफिनेशन रेफर कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हम बात कर रहे हैं पॉलीमर्स की, कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन होगी भाई, बहुत सारे पॉलीमर्स है। एक क्लासिफिकेशन हमने देख ली जो कुछ सिलेबस में दी है कि नेचुरल वाले कौन से हैं और सिंथेटिक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम और भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, पहली वाली हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स की, कि वही पॉलीमर है, दिस पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में या एनिमल में। एग्जांपल में आपका प्रोटीन, प्रोटीन भी क्या है, एक पॉलीमर है। फिर सेल्यूलोज, हमने सिलेबस में देखा, सेल्यूलोज भी क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। फिर आता है आपका स्टार्च, फिर आपका है रबर, ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल क्या क्या है, या फिर वो आपको कुछ पॉलीमर्स के लिख के दे दे और बोले कि इसमें से नेचुरल कितने हैं, आप आइडेंटिफाई करो, तो आपको पता कर सकते हैं कि कौन से नेचुरल है, कौन से नेचुरल नहीं है। ठीक है, सेकंड टाइप है ये आपका, था फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है सेमी सिंथेटिक। सेमी मतलब मॉडिफाई, मतलब जो पॉलीमर्स हमें नेचुरली मिल रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉपर्टी से मॉडिफाई करके, और वो क्या बना दे रहे हैं, सेमी सिंथेटिक। मतलब वो प्योरली नेचुरल भी नहीं है और प्योरली सिंथेटिक भी नहीं है। ठीक है, वो कैसे हैं, सेमी है। ऐसे पॉलीमर्स जो प्योर नेचुरल नहीं है और प्योर सिंथेटिक नहीं, वो आएंगे सेमी सिंथेटिक वाली कैटेगरी में। इनके एग्जांपल है डेरिवेटिव्स ऑफ सेलुलोज। अब देखिए, सेलुलोज हमारा क्या है, ये है मेरा नेचुरल पॉलीमर। अब मैं इसको कोई भी रिएक्शन से या फिर लैब में ले जाके इसमें कुछ कुछ मॉडिफाई करूं, उसके डेरिवेटिव्स बनाऊं, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में। इसका एग्जांपल दिया हुआ मेरे पास, रेयन। रेयन हमारा एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का। इसका एक एग्जांपल और है, दो एग्जांपल लिख लेते हैं इसके। एक है आपका सेल्यूलर नाइट्रेट। क्या है, सेल्यूलर नाइट्रेट। मतलब सेल्यूलर के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, दो एग्जांपल दिए, एक तो रेयन है, दूसरा आपका सेल्यूलर नाइट्रेट है, नाइट्रेट है। ये आपके किस में आएंगे, ये आएंगे आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में। अब थर्ड वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है जी सिंथेटिक पॉलीमर। जो प्योरली हम लोग लैब में मॉडिफाई कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो प्योरली सिंथेटिक पॉलीमर है, वो नेचुरल पॉलीमर नहीं है। ठीक है, ऐसे पॉलीमर जो हम लैब में बना रहे हैं, इसमें लैब्स में बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, वो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर है। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका प्लास्टिक, जिसे हम बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। ठीक है, दूसरा आपका एग्जांपल है फाइबर्स।
फाइबर्स में आपका आएगा नाइलॉन 6 6। फिर आपका रबर। रबर दो टाइप की होती है, एक हमने पढ़ी है नेचुरल पॉलीमर्स में। यहाँ ये नेचुरल आपका पॉलीमर है। एक रबर ऐसी है जो हम नेचुरल नहीं, हम लैब में बना रहे हैं उसे, ये हमारी सिंथेटिक पॉलीमर में आएगा। और इसका एग्जाम्पल आपका बूना एस। बूना एस एक पॉलीमर का नाम है जो कैसा है, सिंथेटिक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा सिलेबस। सिलेबस के बाद हमने समझा कि पॉलीमर का मीनिंग क्या है। पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब यूनिट। ऐसी यूनिट जो बहुत ज्यादा भारी मतलब ज्यादा संख्या में रिपीट हो रही है वो पॉलीमर में आएगा। और पॉलीमर की एक डेफिनेशन जो पढ़ी हमने वो है कि वेरी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है और हाई मास के मॉलिक्यूल्स है, वो आपके होते हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स का एक और नाम है जिसका नाम है हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन हमने देखा बेसिस ऑफ कि किस बेसिस से पाए जा रहे हैं। कुछ पॉलीमर्स हमारे थे नेचुरल पॉलीमर्स, फिर आई सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और आई सिंथेटिक पॉलीमर। इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, हमने एग्जांपल्स लिखे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा आता है, ये भी क्लासिफिकेशन ही है अब देखेंगे तो, लेकिन ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला इसमें एग्जांपल है लीनियर, लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, these polymers consist of long freight chains। जैसे पॉलीमर्स, जैसे पॉलीमर्स में बात करूं, अगर हाई मॉलिक्यूल्स, हमने बोला कि पॉलीमर्स क्या है, हाई मॉलिक्यूल मास वाले पॉलीमर्स हैं। तो कोई मेरी ये है यूनिट जो रिपीट होकर मेरे पॉलीमर बना रही है। अगर ये यूनिट कनेक्ट हो रही है सिंगल लीनियर चेन में, इसमें सिंगल लीनियर चेन में अगर मेरे पॉलीमर्स की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, तो मेरा आएगा, इसमें आएगा, कैटेगरी आएगी, ये आएगी लीनियर पॉलीमर में। इसका एग्जांपल है, ये मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है लीनियर चेन्स किसकी, पॉलीमर्स की। इसके एग्जांपल है मेरे पास हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी, एचडीपी बोल देते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर है। पॉलीथीन बोलेंगे इसे, पी से है हमारा पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। उसके बाद है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये भी मेरा किसमें है, ये भी लीनियर पॉलीमर्स में आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में, ऐसे पॉलीमर्स जो लीनियर चेन में आपके बन रहे हैं, उनका पूरा फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो लीनियर चेन का है, वो हमारे आएंगे लीनियर चेन पॉलीमर्स क्लासिफिकेशन में। इसके दो एग्जांपल है, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, सेकंड है पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है यहां तक। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, सेकंड है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन पॉलीमर्स, these polymers contain linear chain, linear chain having some branches। मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो लीनियर चेन तो मेरे हैं, जैसे हमने बात करा लीनियर चेन्स हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनमें कुछ कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे यहाँ ब्रांच हो गई, यहाँ ब्रांच हो गई, ये मेरे आएंगे ब्रांच चेन पॉलीमर्स में। और इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। कौन सी वाली पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एलडीपी मेरा आएगा ब्रांच चेन में, एचडीपी जो हाई डेंसिटी पॉलीमर वो आएगा मेरा लीनियर पॉलीमर में। अब तीसरा टाइप बचा हुआ है, तीसरा टाइप हम लिखते हैं, वो है कंप्लीटली क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना।
These are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers unit and strong covalent bond. मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिनमें क्या है आपस में इंटरलिंक है, मतलब क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है मेरे पास कैरिलीन, ठीक है, और डेक्रोन, मतलब कैरिलीन को डेक्रोन भी बोलते हैं। कैरिलीन इसका एग्जांपल है किसका, क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर का। ये हमने अभी बस पॉलीमर्स के नाम देखे हैं कि कैरिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी है। इसको पूरा कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। अभी हम खाली बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में आपने पॉलीमर्स समझे, पॉलीमर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देखिए, इनके बेसिस ऑफ क्यों किस मिल रहे हैं, कौन से नेचुरल है, कौन से सेमी सिंथेटिक है, कौन से सिंथेटिक है। सेकंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन क्लास क्लासिफिकेशन हो सकती है, वो है आपके लीनियर पॉलीमर्स जिसका एग्जांपल है पीवीसी, और लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीमर। सेकंड हमने पढ़ा ब्रांच चेन पॉलीमर जिसका एग्जांपल था लो डेंसिटी पॉलीमर। तीसरा हमने पढ़ा जो अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पे आप, क्रॉस लिंक एंड नेटवर्क पॉलीमर्स। ये है, इसमें बहुत ज्यादा लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। इसका एग्जांपल है टेरिलिन और डेक्रो। ठीक है, अब हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एकदम, जिसमें आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, हम बात करेंगे पूरा कंप्लीट पॉलीमर्स के बारे में। हम बात कर, दो टाइप के पॉलीमर्स थे, सिंथेटिक और नेचुरल। हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेटिक से। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से थे, जो हम किसमें बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं। किसमें, लैब में बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन से। उसके हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे, तो उन एग्जांपल्स को जो सिलेबस में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला एग्जांपल है नाइलॉन। नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन को बोलते हैं, इसका एक नाम और है पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको इस नाम से भी जानते हैं, पॉलीमाइड्स भी बोलते हैं। इसका पॉलीमाइड्स नाम क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अमाइड लिंकेज की वजह से क्या बोलते हैं इसे, पॉलीअमाइड्स। यहां तक क्लियर एकदम। और अमाइड लिंकेज क्या होती है, अमाइड लिंकेज आपको बताता हूँ, ऐसी लिंकेज जिसमें आप देखो ये वाला बॉन्ड, कहीं पे भी ऐसा बॉन्ड अगर मिले आपको, एन एच सी ओ ओ, ये इस लिंकेज को बोलते हैं अमाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे, अमाइड लिंकेज। तो नायलॉन के जब आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अभी हम देखेंगे उसमें ये वाला लिंकेज है, इसलिए इसको पॉलीमाइड्स बोलते हैं कि अमाइड लिंकेज की वजह से हम नायलॉन में ये वाला लिंकेज स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि नायलॉन दो टाइप के नायलॉन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास नायलॉन 66, और एक होता है नायलॉन 6। क्लियर है, पहले बात करते हैं नायलॉन 6 की। तो देखिए ये आपको मिल रहा है, पहले इसकी बात करते हैं किसकी चीज से मिलकर बन रहा है। इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी रिएक्शन में, आप जब बनाएंगे इसे, क्योंकि ये सिंथेटिक है तो लैब में बनेगा। जब लैब में बनाएंगे तो मैं कुछ चाहिए होगा ना रिएक्शन भाई, कि क्या मैं किसमें क्या मिलाऊं कि मेरा नायलॉन 6 बन जाए। तो आपको किसमें क्या मिलाना है वो बता देता हूँ। आपके पास होना चाहिए पहले हेक्सामेथाइल डायमीन, ये रहा आपका H2N CH2 6NH2 प्लस HOOC CH2 को 4 COOH। इसका नाम है मेरा पास हेक्सा इथाइलिन डायमीन। हेक्सा इथाइलिन डायमीन, इसको बोलते हैं हम लोग एडिपिक एसिड। क्या है, एडिपिक एसिड। जब मैं लैब में हेक्सामिथाइल डायमीन जिसका स्ट्रक्चर ये है और एडिपिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर ये है, इसको मैं रिएक्शन कराता हूँ। कंडीशन मेरे पास कुछ है, मेरे पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 553 केल्विन प्लस हाई प्रेशर। अगर मैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मुझे मिलेगा नाइलॉन 66। उसका स्ट्रक्चर होगा आपका ये। अब समझिए कैसे है, ये मेरा स्ट्रक्चर नाइलॉन 66 का। ये होगी मेरी अमाइड लिंकेज जो हमने ऊपर डिस्कस करी है। ये है मेरी अमाइड
लिंकेज। क्लियर। अब देखो ये क्या है, हेक्सामिल हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड। मैंने कंडीशन लगाई है कि मेरे पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। अगर इन लोगों को रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 का एग्जांपल ये है। और एक चीज बताऊं, जैसे आप देखो ये जो है, ये मेरा रिएक्टेंट है एक, ये दूसरा रिएक्टेंट है। पॉलीमर्स में हम जो रिएक्टेंट है उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं, मोनो। अगर बात करो इसमें मेरे पास कितने टाइप के मोनोमर, एक मोनोमर यूनिट ये है, एक मोनोमर यूनिट ये है, मतलब एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये। जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है नाइलॉन 66 जो एक सिंथेटिक पॉलीमर्स है। पॉलीमर में जो रिएक्टेंट है उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। इसमें दो मोनोमर्स यूनिट है मेरी, डिफरेंट टाइप की, एक तो ये है और एक ये है। मतलब आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि नाइलॉन 66 में मोनोमर यूनिट क्या है, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मोनोमर यूनिट डायरेक्ट पूछेंगे वो, तो आपको कुछ कुछ ऑप्शन दिए होंगे जिसमें रैंडम कुछ कुछ लिखा होगा। जब आपको पता होगा कि मुझे, जब मैंने पढ़ाई की है, मैंने लेक्चर देखा है, बुक्स में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जब नाइलॉन 66 बना रहे हैं तो उसमें दो मोनोमर यूनिट है, एक है एडिपिक एसिड की, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमीन की। आपको मोनोमर्स यूनिट जो भी पॉलीमर्स आपके सिलेबस में उनकी, प्लस उनके स्ट्रक्चर जो पॉलीमर्स बन रहे हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आपको बोलेगा नाइलॉन 6 दे दिया, इसका मोनोमर यूनिट बताओ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है मेरे पास दो मोनोमर यूनिट है, एक तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, दूसरा एडिपिक एसिड है। किसके मोनोमर यूनिट है, नाइलॉन 66 के। अमाइड लिंकेज मैंने पढ़ा है, कोई भी ऐसी लिंकेज जहां एन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, उसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। और एक चीज बताऊं आपको और जो बहुत काम की चीज है, आपको स्ट्रक्चर बहुत देखने में लग रहा होगा डिफिकल्ट सा कि कैसे बनेगा क्या है, इसको मैं बारी आपको दोबारा बनाता हूँ, उसको इरेज करके, और समझते हैं कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, बहुत इजी तरीका बताऊंगा आपको, बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको जो मोनोमर यूनिट है ना, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब जब तक आप मोनोमर यूनिट नहीं पता होगी किसी भी पॉलीमर की, तब तक आप उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते। ये बात आपको ध्यान रख लीजिएगा, आपको स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, किसके किसके रखने पड़ेंगे, मोनोमर्स यूनिट के। अब आप देखिए, ये है मेरे पास हेक्सामेथाइलिन डायमीन, ये है एडिपिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इस रिएक्शन में पानी निकालना है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे आप, जैसे ही यहाँ से और यहाँ से आपको मिल जाएगा जो रिएक्शन, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका नाइलॉन 66 होगा। समझते हैं कैसे, देखिए ये से ये है, मैं इसको और थोड़ा सा खोल के लिख लेता हूँ, एन एच एन एच, इसका रिएक्शन हो गया। ये मेरा था CH2, सी कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। फिर मेरे पास NH2 आया था, NH। अब बात करता हूँ ये C है, एक है O, फिर OH है, फिर है O, फिर है H, फिर है CH2 और 4, फिर है COOH। ठीक है, अब दो क्या करना है आपको, क्या करना है, फाइन निकालना था। ये मेरा एक यूनिट हो गया हेक्सामेथाइल डायमीन की, है मेरा एडिपिक एसिड। इसमें आप देखो एक H मेरे पास ये है, एक H ये है, और एक O यहाँ से आप निकालेंगे। H2 का फॉर्मूला क्या है, H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, दो आपके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, एक होना चाहिए ऑक्सीजन। तो आपको दो हाइड्रोजन निकालने हैं यहाँ से, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, और एक ऑक्सीजन यहाँ से। तो आप इसको रिमूव करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो आपके पास क्या मिलेगा, NH। CH2 में ऐसे लिख लेता हूँ, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है हमने, बचा NH। हमने एक एच निकाला ये वाला, या ये वाला कोई भी निकालो तो एक तो बचेगा, तो एक एच मैंने यहाँ एच एच लिख दिया। उसके बाद मेरे पास बचा C, ये है C। इसमें से मैंने एक ऑप्शन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन ये है, एक ये है, एक निकाल रहा हूँ तो एक बचेगा। यहाँ पे जो बच रहा है आपको एच एच लिख देना है, तो फिर आप जो बाकी का है ये वाला एच एच कॉपी कर दो यहाँ पे। ये था CH2 का 4, CO, और ये N, ये N। देखो यहाँ पे दोबारा समझते हैं, हमने यहाँ एच मेरा सेम है, यहाँ सेम कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ दो थे, एक निकाला तो एक बचा, ये रहा, एक निकाल दिया। यहाँ से मैंने दो ऑक्सीजन, मेरे पास एक ऑक्सीजन निकाला है और एक हाइड्रोजन निकाला है, मैंने एक निकाल दिया यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है, एक बचा है और एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ये मेरा बन गया नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है, नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर है।
अब देखो यहाँ पर हम एक चीज और देखना, ये मोनोमर यूनिट है, इसके आगे हम लोग एन लिखते हैं हमेशा, यहाँ भी आएगा एन। मतलब जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना भूल गया आपको, जब रिएक्शन बोल रहे हैं कि ये आपको रिएक्ट कर रहा है मोनोमर यूनिट एक एक रिएक्ट करेंगे, जो रिएक्शन है पूरी इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोल रहे हैं? पॉलीमराइजेशन। मतलब जिस भी रिएक्शन के थ्रू आपका कोई भी पॉलीमर बन रहा है, उस रिएक्शन को, उस पूरे प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें देखो आपको एन नंबर ऑफ, हमने हमें नहीं पता, हम बोल रहे हैं जबकि पॉलीमर्स में मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हाई है, हमें नहीं पता कितना हाई है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कितने मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा क्या लिखना पड़ेगा? एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ इसके रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो रिएक्ट करने के बाद मिल रहा है वो भी एन नंबर ऑफ मिल रहे हैं। एक पूरे अलग मेथड है कि जब आप कोई भी पॉलीमर आप जानना चाहते हैं कि इस पॉलीमर में कितना मॉलिक्यूलर मास है कितना नहीं है, तो उसको आप ऐसे स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी एन नंबर ऑफ यूनिट बन रही है आपके पास, आपको नहीं पता कितनी है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100, 10,000, 20,000। आप सोचो एक सिंगल इस वाले स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूले का, इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो एक्स है, तो मैं बोलूं इस पॉलीमर में ऐसी ऐसी यूनिट 10,000 है, ठीक है, 10,000 ऐसी यूनिट है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो 10,000 एक्स होगा ना, अगर एक का एक्स है तो 10,000 है, तो 10,000 एक्स, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख के कभी भी मॉलिक्यूलर मास नहीं बता सकते, तो उसके अलग एक मेथड है स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर मास निकालने का, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ एन लिखते हैं, एन का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने यूनिट्स की बने, इसलिए हम हमेशा एन लिख रहे हैं। इसको कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं बोलते, क्योंकि हाइड्रोजन आपको, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है, हमारी लिंकेज है, पॉलीमाइड्स बोलेंगे, दो मोनोमर यूनिट है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है। ये हम सारा कुछ है नाइलॉन 66 के बारे में। क्लियर है यहाँ की? अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में, क्योंकि हमने नाइलॉन 66 बना तो लिया है, क्या बना लिया है? नाइलॉन 66, तो उसका यूजेस क्या है, हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, तो इसका यूज लिख लेते हैं। इसका यूज होता है मेकिंग सीड्स में, तो सीड्स बनती है हमारी, वहां इसका नाइलॉन 66 का यूज है। ब्रशेस जो हम ब्रश करते हैं सुबह मॉर्निंग उठ के, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये इसके सारे के सारे यूजेस है। आप सोचो नाइलॉन 6 नहीं होता तो हम ब्रश नहीं कर पाते है ना, so, कितना बढ़िया इसका डेली लाइफ में यूज है, और बहुत जगह और भी यूज होते हैं, तो मैंने कुछ आपको यूजेस बता दिए। सेकंड है हमारा नाइलॉन 6, ठीक। इसका भी समझते हैं। इसमें जो मोनोमर यूनिट होगी आपकी, डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। मतलब कैप्रोलैक्टम एक रिएक्टेंट का नाम है, यहाँ मोनोमर बोलते हैं हमेशा रिएक्टेंट जो है उसको मैं अगर वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नाइलॉन 6। इससे पहले हमें चाहिए कैप्रोलैक्टम। आप समझते हैं कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो बनाते हैं स्ट्रक्चर आपका एन, ये एच, ये सी, CH2, 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 ये मेरा क्या है? कैप्रोलैक्टम। और एक चीज और है, ये है मोनोमर यूनिट किसकी? नाइलॉन 6 की। इसको मैंने क्या, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 533 केल्विन से लेके 543, इतने केल्विन पे आप टेम्परेचर रखेंगे, और आपको देना है पानी H2O आप डालेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा, हमने एन लगाना है यहाँ पे क्योंकि हम एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेक्ट करेंगे, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH2 5। ये मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 है, गिनते एक बारी कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन थी पूरी की पूरी, साइकिल रिएक्शन, साइकिल में बनाया हुआ था, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर था, इसको हमने क्या सिंगल चेन में कन्वर्ट कर दिया है। सेम नंबर ऑफ है 1 2 3 4 5, 5 मॉलिक्यूल हमारे मिथाइल के, तो हमने लिख दिए ये 5 प्लस एन, और यहाँ पे आएगा एच, यहाँ करते हैं ब्रैकेट बंद, और आएगा एन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी लिंकेज है कि नहीं है? हमारी लिंकेज बिल्कुल है, मैंने यहाँ पे अलग कलर से मेंशन किया है, ये है मेरा हमारे लिंकेज,
क्लियर है ना? अब देखो यहाँ क्या करना, आपको यहाँ से तोड़ोगे ना, अभी इसको ब्रेक करोगे, एनएच बॉन्ड मेरा ये आ गया, एक दो तीन चार पांच, पांच मोलिक्यूल ले जाके इधर आ गया सीओ। अब इसको मैं ब्रेक करके बताता हूँ आप कैसे करना है, आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे आप। ये है मेरा, इसको कर रहा हूँ ब्रेक, ठीक। मैं लिख दिया सीओ पहला कार्बन, CH2 दूसरा ये वाला, CH2 तीसरा ये, फोर्थ नंबर का ये, फिफ्थ नंबर का ये, फिर आया NH, NH, ठीक है। अब देखो सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं है, CO CH2 5, एक दो तीन चार पांच, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, तो आप क्या करना है, इसको कमेंट करके आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2 5, H2 पे लिखा है, फिर आपका NH बॉन्ड, ये है मेरा नाइलॉन, ठीक है। आपको क्या करना है, खाली ये वाला, आप जब कैब्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर याद करेंगे मोनोमर एज ए मोनोमर यूनिट, नाइलॉन 6 के लिए जब आपका स्ट्रक्चर बनाओ नाइलॉन 6 का, तो आपको क्या करना है, खाली ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, एज आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा नाइलॉन 6, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। यूजेस देख लेते हैं आज के, यूजेस नाइलॉन 6 के यूजेस, पहला यूज लिख लो, टायर्स बनाने में यूज होता है। हम लोग आज रोड पे जो गाड़ियां भगा रहे हैं, ड्रिफ्ट मार रहे हैं, है ना, हवाबाजी चल रही है जो पूरी, वो टायर्स मेकिंग में आपका यूज हो रहा है नाइलॉन 6 का। और आपका रोप जो है, रस्सियां हैं, वहां यूज होता है, प्लस फैब्रिक्स, यहाँ आपका नाइलॉन 6 यूज होता है। एग्जाम में आपको कभी कभार यूजेस भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद तो रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब आता है आपका कैरी कैरिलीन, इसको हम बोलते हैं डेक्रोन भी बोल सकते हैं आप एग्जाम में डेक्रोन नाम से बोल सकते हैं, आपको कैरिलीन नाम से बोल सकता है, ठीक है। ये भी हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, अभी हम सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रहे हैं, नेचुरल पॉलीमर की बात नहीं कर रहे हैं। सारे अभी तक जो हमने पढ़ा नाइलॉन 6 ये भी आपका सिंथेटिक था, और अभी जो पढ़ रहे हैं टेरिलीन या फिर डेक्रोन, ये भी आपका क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। अब बात करो इसमें इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या क्या है, तो इसमें दो मोनोमरिक यूनिट है। पहली आपकी आएगी, मैं से बनाता हूँ, मुझे बताना क्या लिखा है मैंने, ये HO H2C बॉन्ड CH2OH प्लस एन मॉलिक्यूल किसके, NHOOC, ये बेंजीन रिंग, फिर आ रहा है मेरा COO कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी एन नंबर ग्रुप आएगा, ये भी एन नंबर ग्रुप आएगा। इसका नाम मेरा है थाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम क्या है, थाइलिन ग्लाइकोल, ये है मेरा पेरिथेलिक एसिड, पेरिथेलिक एसिड। कैरेलिन में दो मोनोमर यूनिट है मेरी, एक है एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरी क्या है, टेरिथेलिक एसिड। जब इसको मैं कर रहा हूँ, रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या होगा रिएक्शन का नाम, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स की सारी रिएक्शन जो हो रही है उनको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्लियर है। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, बताते क्या मिलेगा आपको, ये बना ये स्ट्रक्चर, ब्रैकेट बंद, OCH2, यहाँ देखिए वाला हाइड्रोजन गायब हो गया है, आपका हो गया OCH2 में लिख दिया, उसके बाद फिर CH2, फिर आपका है OCH, बेंजीन रिंग, आपका COO, ये है मेरा टेरिलीन, क्या है, टेरिलीन और डेक्रोन, क्लियर है। देखिए यहाँ पे फिर वही चीज करी, हमने पानी गायब किया है, ये कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है, दो O है, दो मेरी यहाँ से मैंने खाली हाइड्रोजन निकाला यहाँ से, और एक OH निकाला यहाँ से। इसके पास क्या था, CH2OH है, यहाँ हमारे पास क्या दिख रहा है, खाली CH2 दिख रहा है, तो उसका हमने OH क्या कर दिया, गायब कर दिया, OH माइनस, फिर यहाँ से हाइड्रोजन गायब, टोटल मिला के बनेगा H2O बन गया, ये मेरा मिल रहा है पानी में बाहर निकल रहा है, और आप इसको जो कंबाइन करेंगे, इसको प्लस कर देंगे से, तो ये स्ट्रक्चर आपका आएगा,
ये है टेरिलिन डाइक्रोन का स्ट्रक्चर। अब बात करता हूँ इसके यूजेस की। यूजेस आप लिख लीजिए, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, किसकी, डाइक्रोन की। ये कहाँ यूज होता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री में। वहां पे पैकेजिंग इंडस्ट्री, जैसा वाटर बोतल देख रहे हैं आप, कुछ भी पैकेजिंग फूड मिलता है आपको, कुछ भी चीजें पैकेजिंग में यूज हो रही है, वहां वहां हमेशा टेरिलीन या फिर डेक्रोन का यूज होता है। और ये प्लास्टिक बोतल्स में भी यूज करते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बोतल्स। क्लियर यहां से, नेक्स्ट करते हैं। अब है मेरा टेफ्लॉन। क्या है, टेफ्लॉन। ये भी पॉलीमर है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ मोनोमर यूनिट होंगी। मोनोमर यूनिट में हमेशा आपको फोकस करना है कि कौन सा पॉलीमर किस पॉलीमर यूनिट से बन रहा है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम होता है पॉली टेट्राफ्लोरो, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, टेफ्लॉन का ये नाम भी है। अब जब बात करते हैं इसकी मोनोमर यूनिट की, जब ये है इसकी मोनोमर यूनिट CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसमें आप देख रहे होंगे एक ही सिंगल मोनोमर यूनिट है ना। इसको अपडेट कराओ। इसमें कैटलिस्ट यूज होगा एक रिएक्शन में। हाई प्रेशर रखना है आपको, क्या करना है, हाई प्रेशर रखना है। तो आपको मिलेगा, क्या करना है आपको, इसमें तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल सा ही है। CF2 ये बैटल एन, ये मेरा टेफ्लॉन है। ठीक है, जब इसका नाम ने क्या बताया, इसका नाम था टेट्राफ्लोरोथीन। टेट्राफ्लोरोथीन, ये किसका नाम है, मोनोमर यूनिट है आपकी टेफ्लॉन, जिसका नाम मोनोमर यूनिट है आपकी टेट्राफ्लोरोइथीन, किसकी, टेफ्लॉन पॉलीमर की। इसमें कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है टेफ्लॉन। इसको आप पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन ही बोल सकते हैं, क्योंकि मोनोमर यूनिट है टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली आपको लगा देना खाली, है ना। अगर ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि टेफ्लॉन की जगह बोलो टेफ्लॉन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन को बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरोथीन। तो आपका ये दो आप सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, आपसे किसी भी तरीके से पूछ ले आप हमेशा आंसर कर देंगे सवाल का। जो कैटलिस्ट यूज होता है इसमें वो है पर सल्फेट। क्या, पर सल्फेट, ये आपका कैटलिस्ट यूज करते हैं इस वाली रिएक्शन में। इसके लिए इतना ही था, इस वाले बहुत छोटा सा पॉलीमर है ये। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। गैसलेट बनाने में यूज करते हैं इसका। नॉन स्टिक सरफेस आप देख रहे हैं, जो आप चीला या फिर डोसा खा रहे हैं, जो नॉन स्टिक आप तवे यूज करते हैं बनाने के घर में चीजों को, तो नॉन स्टिक की जो कोटिंग होती है ना यूटेंसिल्स पे, बर्तनों पे, वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की होती है। टेफ्लॉन हमेशा ज्यादातर नॉन स्टिक वाले जो सरफेसेस होते हैं बर्तनों में, वहां इसकी कोटिंग की जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट बचा हमारा PVC। क्या है, PVC, इसका नाम क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में पॉली विनाइल क्लोराइड, क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या है, PVC है। अब देखिए इसकी बात करें मोनोमर यूनिट की, इसकी मोनोमर यूनिट ये है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसे बोलते हैं विनाइल क्या क्लोराइड। पॉलीमर यूनिट क्या है, विनाइल क्लोराइड, ये हमने एन लगा दिया। इसको अब जब करेंगे पॉलीमराइजेशन, क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे इसका, आपको मिलेगा एन, आप लगा देंगे CHCCl H ब्रैकेट 1 N, ये मेरा PVC। मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड, आप इस पर लगा दो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हो गया मेरा पॉलीमराइड। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है, इसके यूजेस लिख लीजिए आप। इसके यूज होंगे आपका पाइप जो बनते हैं, आप पाइप देखेंगे ना, जो प्लास्टिक के पाइप बनते हैं, वहां यूज होता है इसका।
केबल्स जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वहां यूज करते हैं कोटिंग में। इलेक्ट्रिक वायर्स की जो रबर वाली कोटिंग है वहां भी इसका पीवीसी का यूज होता है। और एक लास्ट में और बचा आपका, जो हमने सिलेबस में देखा था, पॉली इथाइलिन, इसको पॉलीथीन ही बोलते हैं, है ना। इसमें देखो आप, इसका है मोनोमर यूनिट CH2 डबल वन CH2। हम कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन, पूरा नाम लिख लेना, आएगा CH2 ठीक है। एन यहाँ पे, ये है मेरा इथीन, ये है मेरा पॉलीथीन। जो भी ऐसे पॉलीमर्स है जो सिंगल मोनोमर यूनिट से बना है, जैसे ये सिंगल मोनोमर यूनिट से था विनाइल क्लोराइड, ये इथीन सिंगल मोनोमर यूनिट से है, तो आपको जो पॉलीमर बन रहा है उसमें आगे पॉली लगा देना है। खाली पॉली जब आप ऐड करेंगे उसका वो पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पॉलीमर है, यहाँ पीवीसी में मैंने विनाइल क्लोराइड था, इसका यूनिट का नाम, और इसमें लगा दिया पॉली। एक चीज और है, आपको एक चीज बताऊं, बहुत जब आप एग्जाम आपसे पूछे कि मेरे पास पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें मुझे मोनोमर यूनिट बताओ, तो आपको याद करना ही नहीं है, आपको खाली पीठा देना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से अगर पॉली हटा दूं तो मेरे पास क्या बचा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है, इसकी ही मोनोमर यूनिट है। सेम पॉलीथीन, पॉलीथीन में से अगर मैं बोलूं पॉली हटा दूं तो इथीन जो बचा, इथीन मेरा क्या है, मोनोमर यूनिट है ना। तो जो ऐसे पॉलीमर जिनमें सिंगल मोनोमर यूज हो रही है मेकिंग में उनकी पॉलीमर्स में, वो उनकी मोनोमर यूनिट तो है ही, लेकिन उसमें जैसे आप पॉली हटाएंगे तो आपकी मोनोमर यूनिट आ जाएगी। क्लियर है। इसकी बात करें यूजेस की, तो यूज होता है बकेट्स, डस्टबिन, इन सब में इसका यूज होता है, किसका, पॉलीथीन का। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग किस पे, नेचुरल पॉलीमर्स, इस पे नेचुरल पॉलीमर्स पे। पहला जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है रबर। कौन सी वाली रबर, नेचुरल रबर। रबर दो तरह की थी, एक सिंथेटिक भी थी, सेमी सिंथेटिक, एक नेचुरल प्योर। हम बात कर रहे हैं नेचुरल पॉलीमर्स की। तो रबर आती है पहली, नेचुरल, नेचुरल रबर क्या है, ये पॉलीमर है, जी बिल्कुल है। थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं, इट इज a natural polymer and possesses elastic properties। तो जो रबर है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होंगी ही, क्यों नहीं होंगी। इट इज आल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमर्स। इनको क्या वो बोलते हैं हम लोग, इनको बोल सकते हैं इलास्टोमर्स। क्लियर है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, ये है इसका मोनोमर यूनिट, जिससे पूरा पूरा आपको पॉलीमर बनेगा। CH2 सी CH3 CH2। ये है आइसोप्रीन। क्या है, आइसोप्रीन। मैंने किया ये पॉलीमराइजेशन। ऐसे नेचुरल है तो पॉलीमराइजेशन हम नहीं करेंगे, नेचर ने खुद पॉलीमराइजेशन करके हमें बना के दिया है नेचुरल रबर। अब जब बात करो स्ट्रक्चर की इसकी, तो स्ट्रक्चर क्या है, ये मेरी n नंबर यूनिट रिएक्ट करेंगी पॉलीमर बनाने के लिए। तो क्या करना है, इसको क्या करो, एक भी कोई भी आप इसको बना लो ऐसे, CH2H CH2 CH3, यहाँ फिर कनेक्ट होगा CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C, फिर H, फिर CH2, और ऐसे करते 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 ये आगे एक्सटेंशन होता रहेगा इनका मोनोमर यूनिट का। CH2 CH2 ये इनका एक्सटेंशन है। ये मेरी नेचुरल रबर, क्या है, नेचुरल रबर। वैसे इनका ना एग्जाम में
ज्यादातर मुझे जो लगता है पूछ सकते हैं वो आपका आइसोप्रीनी, मतलब जो इनका मोनोमर यूनिट है वो पूछेंगे। रबर का स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना बड़ा बहुत ज्यादा बल्कि स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। और रबर, नेचुरल रबर का मुझे यूज बताने की जरूरत तो नहीं, आपको सबको पता है कि हम लोग कहाँ का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और रबर को आप ये खुद से ही अपने एंड से देख लेना। ठीक है। अब आपका तीसरा सेकंड जो पॉइंट है, स्टार्च। इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको अमाइलम भी स्टार्च को बोलते हैं। ये बन रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट से, इज अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स consisting of numerous glucose units joined by glycosidic linkage। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में, स्टार्च और अमाइलम। इसका नाम अमाइलम भी है, स्टार्च भी, दोनों नाम से एग्जाम आ सकता है। ये किससे बन रहा है? ये है पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है हमारा स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिकली बात करूं तो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, वो मिलकर बनाती है मेरा स्टार्च। और जिस लिंकेज से इनका बन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये हो गया, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये हो रहा है, मैं जब बोल रहा हूँ कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है और मेरा पॉलीमर बन रहा है, तो कुछ ना कुछ इनकी रिएक्शन होकर कुछ बॉन्ड बनेगा ना। तो जिस बॉन्ड से मिलके आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये यूनिट और ये यूनिट, ये मोनोमर यूनिट, ये मोनोमर यूनिट, जिस बॉन्ड से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उस बॉन्ड को है, नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपकी क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, और आपका क्या बन रहा है? आपका बन रहा है स्टार्च। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि भाई आपसे पूछ ले कि जो स्टार्च है वो जिस जो लिंकेज है उसमें कौन सी लिंकेज है? जैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, नायलॉन में हमने पढ़ा कि कौन सी लिंकेज थी? अमाइड लिंकेज थी। ठीक है, नहीं थी, उनको पॉलीअमाइड भी बोल रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बारी, ग्लूकोज का, और पूरा जो आपका है स्टार्च का स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर में ही बात करूं, जो आज का वो है मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चर, वो स्पेसिफिकली है ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज में भी स्ट्रक्चर है वो आपका क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है? वो है अल्फा डी ग्लूकोज। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ आएगा CH2OH, OH, OH और OH प्लस, एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे, CH2OH, OH, OH, OH। ये जो स्ट्रक्चर है ये और ये, एक नंबर, दो नंबर, तो दोनों स्ट्रक्चर मेरे किसके हैं? ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज की। किसके हैं? अल्फा डी ग्लूकोज के। तो अभी क्या क्लियर हुआ हमें कि जो स्टार्च है और माइलम है उसका जो मोनोमर यूनिट क्या है? वो है अल्फा डी ग्लूकोज है। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको दो यूनिट दिखा रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोज की, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है। तो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में एन नंबर ऑफ आपके क्या रिएक्ट करते हैं? मोनोमर यूनिट रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कितने रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो रिएक्शन है पूरी की पूरी, बहुत अच्छा खासा नंबर रिएक्ट करते हैं और एन नंबर ऑफ हमें मिलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो यूनिट आपको बता दी मैंने, बना के दिखा दिया आपको कि दो यूनिट हमारे पास है इसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की दो यूनिट हमारे पास है। तो इसमें जो देखो आप क्या करना है आपको, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं अल्फा। क्या है? पोजीशन मेरी क्या है? अल्फा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से पानी रिमूव कर देना है, -H2O करेंगे। जब आप -H2 करेंगे तो बस एक H तो ये जाएगा और एक OH पूरा ही जाएगा, तो आपके पास खाली यहाँ पे क्या बचेगा? O बचेगा। अब आप देखो स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ मैं कैसे स्ट्रक्चर ये दिखेगा। O, 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 CH2OH, OH, ये आप देख लेना सेम स्ट्रक्चर आएगा, चेंज नहीं कर रहा हूँ, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे CH2OH बना देते हैं, बाकी का सेम है।
जैसा रिएक्शन में दिया हुआ। यहाँ आएगा O। ये पोजीशन मेरी है ऑप्शन वाली अल्फा। अल्फा यहाँ देखो आप, इसके नेक्स्ट वाला क्या है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। नेक्स्ट यहाँ करते हैं एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। क्लियर है? तो यहाँ से आएगा एक, हो गए दो, तीन, चार। क्लियर है? यहाँ से हमने पानी क्या किया है, एक एच यहाँ से एक अच्छे से पानी निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारा बचा ऑक्सीजन, उसमें लिख दिया ये स्ट्रक्चर है मेरा किसका, स्टार्च। यहाँ पे एन नंबर ऑफ हमेशा ये जो है नहीं भूलना, क्योंकि आपके पास एन नंबर ऑफ ये बन रहे होंगे स्ट्रक्चर। अब एक चीज देखो, हमारे लिंकेज है ये वाला जो लिंकेज है ये है मेरा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी से तो कनेक्ट हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल आपस में। मेरा कौन सा लिंकेज है ये, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और मेरा जो मोनोमर यूनिट है वो है अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, अब बात करें अगर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है तो इसका स्पेसिफिकली नाम ये कौन कौन से पोजीशन से कनेक्टेड है आप देखो। अल्फा है क्योंकि अल्फा ग्लूकोज था, ये अल्फा आएगा। फिर आएगा आपका 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,4। अल्फा 1,4 क्यों है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो है ही, इसमें कोई शक तो है नहीं। अब नंबर की बात करें, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कितने नंबर वाली लिंकेज है, तो हम बोलते हैं इसको हमेशा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। 1,4 कहां से है, देखो ये हमने बताया एक, एक तो यहाँ से आगे पहली पूछने वाली एक ही है, और दूसरा इसका यहाँ का एक दो तीन चार। तो इसका जो सेंटर है एक नंबर वाला जो पॉइंट है वो और फोर्थ, ये आपस में लिंक कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम आ रहा है। लिंकेज कौन सी है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो है ही। स्पेसिफिकली बात करूं तो अल्फा एक चार ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, किसमें लिंकेज है हमारी, ये स्टार्च और अमाइलम में। क्लियर यहां तक, बहुत बढ़िया। अब सबसे लास्ट में आपका बचता है सेल्यूलोज। सेलुलोज में क्या है, इसका देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप इतनी बड़े बड़े नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो उनके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। जैसे हम लोग उसका बना के दिखाया मैंने स्टार्च का, तो सेलुलोज का उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो इसमें हम बात करते हैं मेन मेन पॉइंट की, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलुलोज का मोनोमर यूनिट क्या है, तो मोनोमर यूनिट इसका है बीटा डी ग्लूकोज। क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज। सेलुलोज में क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। इसका स्ट्रक्चर बनाना आपको ये स्ट्रक्चर बनेगा, खाली कुछ पोजीशन चेंज हो जाएंगी। ओ एच, सी एच टू ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो ये ओ एच है ये ऊपर की तरफ है, हमने जो अल्फा डी ग्लूकोज बनाया था उसमें देखो ये नीचे की तरफ है। तो यही इतना सा ही चेंज है बस, बीटा डी वाले में ऊपर की तरफ आएगा, अल्फा वाले में नीचे की तरफ आएगा। तो ये है मेरा बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या है मेरा मोनोमर यूनिट है। ठीक है, जब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट रिएक्ट करेंगे तो मेरा बनाएगा सेलुलोज। ठीक है, तो ये है सेलुलोज के बारे में। इसका यूजेस क्या है, पेपर और कार्डबोर्ड। पेपर कार्डबोर्ड की जो इंडस्ट्री है वहां पे सेलुलोज का यूज होता है। तो सबसे लास्ट में बचा हमारा सिल्क, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस लेक्चर का। सिल्क जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं, सिल्क इज अ प्रोटीन बेस्ड पॉलीमर, मीनिंग इट्स मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड। ये नेचुरल पॉलीमर है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इसमें बहुत ज्यादा आपसे सिल्क में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सिल्क में आपको इतना जानना है कि ये नेचुरल है और प्रोटीन बेस्ड पॉलीमर है, और इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो आपके क्या है, अमीनो एसिड है। यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया ऑफिशियली खत्म। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए जो सिलेबस में मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में दिखाए थे। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ फटाफट फटाफट से, तो अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा सिलेबस था। सिलेबस में कुछ दो टाइप की चीजें दी इन्होंने, नेचुरल वाली और सिंथेटिक वाली। नेचुरल में चीजें दी आपको स्टार्च, सेलुलोज, रबर एंड सिल्क। हमने स्टार्च पढ़ा, सेलुलोज पढ़ा, रबर पढ़ी, सिल्क पढ़ा। उसके बाद आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलीमर थोड़ी चीजें ज्यादा है और उसमें रिएक्शन है और काफी सारी चीजें याद करने वाली है। उसमें था नाइलॉन। नाइलॉन में दो नाइलॉन है आपकी, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। फिर है टेरिलिन, टेरिलिन को टैक्रोन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉलीथाइलिन, पॉलीथाइलिन को भी पॉलीथीन बोल सकते हैं। फिर है पीवीसी, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर आपका टेफ्लॉन। ठीक है, हमने पढ़ा पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पॉली। पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब है मैनी, मतलब बहुत सारे, और का मतलब है यूनिट। एक यूनिट जो अपने आप को रिपीट करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए, वो हमारा क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, और इसके डेफिनेशन की बात करें, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा है। अगर रेंज की बात करें 10⁻³ से लेकर 10⁻U तक अगर साइज बोल रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे हमारी पॉलीमर की कैटेगरी में। इसको एक चीज और बोल सकते हैं जिसका है मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर कहीं मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखा हुआ है, पॉलीमर नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या है कि आपका वो पॉलीमर की बात हो रही है। सर हमने बात की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हो सकती है वो फाउंड, मतलब किस किस कंडीशन में मिल रहे हैं। कुछ है जो नेचुरली मार्केट आपको नेचर से प्रोवाइड होते हैं, उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे हमने बात करी सेलुलोज की, स्टार्च की, रबर की, ये एनिमल्स और प्लांट्स में मिलते हैं। फिर बात आती है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक ऐसे जो आपको नेचुरली तो मिल तो रहे हैं, लेकिन आपने कुछ थोड़े बहुत चेंज किए, कुछ रिएक्शंस कराई, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज कर दी अपने अकॉर्डिंग, वो आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आएंगे। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आपका जो बेस्ट एग्जांपल है वो सेलुलोज है। सेलुलोज के डेरिवेटिव, मतलब आप सेलुलोज को जब ट्रीट करते हो अलग अलग केमिकल रिएक्शन से, तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि रेयन है या फिर सेलुलर नाइट्रेट है, ये आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। फिर आप थर्ड पॉइंट है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर में, जिन्हें हम लैब से बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन से। जिस रिएक्शन से बनते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद आगे आपका एग्जांपल में प्लास्टिक है जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथाइलिन भी बोल सकते हैं। फिर फाइबर्स है, नाइलॉन 66 है, रबर, बुनाएस, और जितनी सारी चीजें सिलेबस में हमने पढ़ी है, टेरिलिन वेरिलिन, वो सारी सारी सिंथेटिक पॉलीमर में ही आएंगी। फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तीन टाइप के आपकी क्लासिफिकेशन इसमें आती है, लीनियर वाली, ब्रांच चेन पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक। ठीक है, लीनियर वैसे पॉलीमर जो सिंपल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंगल सिंगल लीनियर लाइन में वो बन रहे हैं, जैसे कि एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। फिर है पीवीसी। ब्रांच चेन में आपका आया था एलडीपी, पॉलीथीन ही है लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन। फिर है क्रॉस लिंक में हमारे टेरिलिन और डेक्रोन। इसमें क्या बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपस में लिंकिंग बहुत ज्यादा है, बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर हम आए डायरेक्ट अपने जो आपको सिलेबस में दिया है क्या, सिंथेटिक पॉलीमर, जिन्हें हम लैब्स में बना सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नाइलॉन 66, जिसमें दो मोनोमर यूनिट होती है आपकी, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। आपका बन रहा है स्ट्रक्चर नाइलॉन 66 का। इसको पॉली अमाइड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज है। अमाइड लिंकेज ये है NH और CO वाली, ये जो आपको लिंकेज यहाँ भी मिले, ये आपका अमाइड लिंकेज में हमेशा आएगा। ठीक है, दो मोनोमर यूनिट इसमें है। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने पूरा तरीका बताया हुआ कि आप कैसे वाटर मॉलिक्यूल ग्रुप करेंगे और आपस में अमाइड लिंकेज बना सकते हैं। यूजेस पढ़ लिए नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में खाली सिंपल एक कैप्रोलैक्टम जो मोनोमर यूनिट है, सिंगल यूनिट है, आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको नाइलॉन 6 मिल जाएगा। फिर हमने पढ़ा इसके यूजेस। फिर टेरिलिन, टेरिलिन का सेम स्ट्रक्चर पढ़ा है। फिर पॉलीथीन, सारी चीज हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे देख लिए। आप पूरा पूरा लेक्चर देख लो, जहां भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिए। थैंक यू वेरी मच।